नमस्कार प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। मतलब उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। क्लियर है? हेडिंग समझ में आ गई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण को देखते हैं। ठीक है, मतलब अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये अपना काम है आज का। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अवतल दर्पण द्वारा। तो आप हेडिंग क्या डाल सकते हो कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में बनने वाला प्रतिबिंब। और पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। आप कहोगे अनंत पर हो मतलब बहुत दूर हो। अनंत क्या होता है? बहुत दूर होता है। तो क्या उसका प्रतिबिंब बनेगा? तो पहली बात ये कि जो अनंत, ये अनंत शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लिए गए दर्पण के सापेक्ष देखो कैसे बात। जैसे ये दर्पण होगा, ठीक है, तो अब इस दर्पण की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी मान लो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20, 30, 35 इतना ही होता है लगभग। और अगर कोई वस्तु रखी गई है जिसके लिए यू का मान मान लो 10 मीटर है, मीटर, तो इस 10 मीटर का अगर इस 20 सेंटीमीटर के सापेक्ष हम देखें तो 20 सेंटीमीटर के सापेक्ष 10 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इस दर्पण के लिए ये जो वस्तु की दूरी है लगभग अनंत होगी। बात समझ गए ना आप? ये अनंत मतलब ऐसा नहीं है कि जिस अनंत की हम लोग बात करते हैं वो अनंत होता है। ये दर्पण के सापेक्ष अनंत दूरी पर है, मतलब बहुत दूरी पर है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी जो अपने सिलेबस में दर्पण है ना, बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब इनका जो फोकस है, जो फोकस दूरी है, जो वक्रता की त्रिज्या है, वो बहुत कम होता है। आप समझ गए होंगे कि कैसा अनंत है। ठीक है, तो अब जब वस्तु अनंत पे होती है तो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो फोकस पर बनाता है। कहाँ बनाता है? फोकस पर। देखो, रे डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तभी आप सही डायग्राम बना पाओगे। तो अनंत से हम लोग समांतर प्रकाश किरणें मानते हैं, आपतित। और हमने आपको ये कहा था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए आपको। तो अगर ये आपतित प्रकाश किरण है, आप पीछे प्रतिबिंब बनाने के जो नियम थे किरण आरेख के वो पढ़ चुके हो कि जब प्रकाश समांतर आपतित होता है मुख्य अक्ष के, तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से जाता है? फोकस से। मतलब ये वाली जो प्रकाश किरण है F से जाएगी, और ये वाली प्रकाश किरण भी F से जाएगी। ठीक है, और ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। और ये बिंदु कैसा, कौन सा बिंदु है? फोकस। मतलब अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? फोकस पर बनता है। अब देखो यहाँ पे आप कुछ चीजें याद कर लो। उसमें यह है कि अगर वस्तु वास्तविक है तो उसका प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा। क्लियर है? अब देखो, एक बात ये भी बोली जाती है कि ये जो प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। देखो, प्रतिबिंब के बारे में बातें हम लिख रहे हैं। पहली बात कि F पर बनेगा। दूसरी बात, बिंदु प्रतिबिंब बनेगा। बिंदु प्रतिबिंब मतलब बहुत छोटा। अब आप ये बताओ, अगर ये प्रतिबिंब बिंदु जैसा है तो आप तो ये बता ही नहीं पाओगे कि ये उल्टा है कि सीधा है। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो अवतल दर्पण के लिए, किसी भी दर्पण के लिए अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो उल्टा ही बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जहां पर परावर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ पे काट रही हैं। अब चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है इसलिए उल्टा ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक
और उल्टा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये है तो बिंदु वस्तु, सॉरी बिंदु प्रतिबिंब, तो आप ऐसे तो बता नहीं सकते कि ये उल्टा बना है कि सीधा बना है। भाई एक बिंदु है, कैसे बता सकते हो आप? ठीक है, तो ये चूंकि वास्तविक बन रहा है इसलिए उल्टा हम याद कर लो। अब वास्तव में देखो होगा क्या ना, इस बिंदु, चूंकि अब बिंदु को भी अगर माइक्रोस्कोप लेवल पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा उल्टा बन रहा है। ठीक है, आपके याद करने के लिए हमने बोला है कि अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। एक बात और पूछी जाती है, आवर्धन पे कमेंट करो। तो आवर्धन आप पीछे अगले वाले क्लास में, चलो आवर्धन की बात करेंगे हम लोग। तो आवर्धन, जो रेखीय आवर्धन आप लोग पढ़ के आए हो हाई स्कूल में, उसी की बात कर लेते हैं। तो रेखीय आवर्धन जो पढ़ के आप आए हो, HI/HO या फिर माइनस का V/U, यही तो आवर्धन पढ़ा है आपने। अब देखो यहाँ पे अनुप्रस्थ आवर्धन की भी बात की जाएगी, रेखीय आवर्धन बोले या फिर अनुप्रस्थ आवर्धन, अगली क्लास में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अनुप्रस्थ आवर्धन वो होगा जब वस्तु जो होगी मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाएगी, है ना। और हम पहले ही आपको बता दिए हैं वस्तु को मुख्य अक्ष के लंबवत ही रखेंगे। तो रेखीय आवर्धन बोले या अनुप्रस्थ आवर्धन बोले, आपको एक ही मानना है। खैर ये वस्तु तो अनंत पर है इसलिए अपने को लेना देना नहीं है। चलो हम M के चिन्ह पे कमेंट करना चाह रहे हैं ना। अब देखो यहाँ से पता चला कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। मतलब जो HI होगा वो मुख्य अक्ष के नीचे लेंगे, मतलब नेगेटिव हो गया। तो HI हो गया नेगेटिव, HO हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव कितना आया? नेगेटिव। या फिर हम डायरेक्ट बोल देंगे ना कि अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो उसका आवर्धन लेस जीरो है। लेस देन जीरो मतलब ऋणात्मक है, जीरो से छोटा है। यहाँ पर एक बात ये भी पूछी जाती है कि आवर्धन का परिमाण क्या होता है। देखो आवर्धन के परिमाण की अगर हम बात करेंगे, या तो आवर्धन का परिमाण एक होगा, या एक से कम होगा, या एक से बहुत कम होगा, या एक से ज़्यादा होगा, या एक से बहुत ज़्यादा होगा। इतनी कंडीशन हमको मिलने वाली हैं आवर्धन के परिमाण की। तो देखो यहाँ पे पहले इन कंडीशन को समझ लेते हैं। अगर मॉड 1 दिया है, मॉड ऑफ M = 1, इसका मतलब क्या है? HI/HO इन दोनों का परिमाण बराबर होगा। भाई ये 5 तो ये 5, अगर वस्तु 5 मीटर की, प्रतिबिंब भी 5 मीटर का, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आ गई? तो अगर वस्तु प्रतिबिंब दोनों बराबर हैं तब ये बनेगा, इसका परिमाण का मापांक कितना आएगा? मॉड कितना आएगा? 1। अभी ये हम आगे देखेंगे कि वक्रता केंद्र की स्थिति होती है। क्लियर है? हम परिमाण की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर परिमाण 1 से छोटा हो गया, देखो अगर मॉड ऑफ M लेस देन 1 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? मॉड ऑफ M को हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ HI बटा मॉड ऑफ HO लेस देन 1। इन सारे केस को लिख लो आप, है ना। कहाँ लिखोगे? ये डायग्राम अब हटा दें, ये डायग्राम बना लो जल्दी से। इस डायग्राम को यहीं पे लिखने वाले हैं। पॉज करो, इस डायग्राम को बना लो, है ना। इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। आवर्धन पे ज़्यादा पूछता है वो। ठीक है, पहला वाला केस ले रहे हैं हम लोग, है ना। अब ये समझ लेना, ये कुछ एक्स्ट्रा बात हो रही है। अभी हम प्रतिबिंब की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इन बातों का मतलब समझाना चाह रहे हैं। एक्स्ट्रा नहीं है तो इससे जुड़ी हुई, लेकिन इसको आप अलग से लिखना कहीं। अब मॉड ऑफ M = 1 का मतलब क्या होगा कि मॉड ऑफ HI बटा मॉड ऑफ HO। हम परिमाण की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं प्रतिबिंब ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, ये धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे। हम मॉड लगा दिए मतलब धनात्मक की बात कर रहे हैं, धन ले लेंगे। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ से देखो ये तिर्यक गुणा कर देंगे, मॉड ऑफ HI = मॉड ऑफ HO। मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई के जब बराबर हो जाएगी तब अपना मॉड ऑफ M कितना होगा? 1। और यहाँ पर चाहे लिख भी लो कि यह स्थिति कहाँ मिलती है? C के लिए। C मतलब वक्रता केंद्र, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। अभी आगे ये केस आएगा, पहले इसको लिख लो, पॉज करके इसको लिख लो। इसी में दूसरा केस लिखेंगे। पॉज करो, लिख लो, केस लिख लिए। दूसरा केस है मॉड ऑफ M लेस देन 1। क्लियर है? देखो यहाँ पे मॉड ऑफ M लेस देन 1।
तो यहाँ पे मॉड ऑफ एम को हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एच आई बटा एच ओ, चूंकि एम का फार्मूला ये है, इसका मॉड है मतलब ऊपर भी और नीचे भी, सिंपल सी गणित है। अब देखो यहाँ तिर्यक गुणा कर रहे हैं, ये चिन्ह है असमिका का, तो बराबर वाले में तो हमने सीधा गुणा कर दिया था। असमिका के लिए कॉन्सेप्ट होता है, आप मैथमेटिक्स में पढ़े हो, जो नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे देख ले जल्दी से। देखो मॉड, ये जो असमिका होती है इसका सीधा सीधा फंडा ऐसे समझो आप, सिंपल से उदाहरण से, कि 3 बड़ा होता है 2 से, सभी जानते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे 3 बड़ा होता है 2 से। अगर हम इस दोनों पदों में +2 से गुणा कर दें, +2 से, चिन्ह देख ध्यान रखना, प्लस से, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अभी भी क्या ये बड़ा ही है ना, सही है असमिका। अगर यहीं पे -1 से गुणा कर दें हम लोग, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स सीख रहे हो आप, यदि -1 से गुणा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे आपको कुछ डाउट लग रहा होगा, -3 बड़ा नहीं होता, -3 छोटा होता है -2 से। मतलब यह है कि जब ऋणात्मक संख्या से हम गुणा करते हैं किसी भी असमिका के दोनों पदों में, तो असमिका पलट जाती है। यहां से प्रूफ हुआ ना, देखो 3 बड़ा था 2 से, किसी भी माइनस संख्या से गुणा कर दो, हमने -1 से किया, आप -3 से कर दो, तो जब -3 से यहां गुणा करेंगे तो ये -9 बनेगा और ये बनेगा -3 दूनी 6। अब देखो -9 बड़ा नहीं होता -6 से, -6 बड़ा होता है -9 से, इतना तो पता होगा ना आपको। मतलब यह है कि जब असमिका में माइनस संख्या से गुणा करते हैं तो असमिका बदल जाती है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये बेसिक आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मॉड ऑफ एच ओ लिखा है, ये मॉड का मतलब है कि ये हमेशा धनात्मक होगा, और अगर धनात्मक से गुणा करते हैं तो असमिका नहीं बदलती। मतलब अगर इसका एक में हम गुणा भी कर देंगे तो असमिका इधर ही रहेगी, अगर ये संख्या ऋणात्मक होती तब गुणा करते तो ये असमिका पलट जाती। बात समझ में आई? तो यहां से हम अगली लाइन लिखेंगे, मॉड ऑफ एच आई लेस देन मॉड ऑफ एच ओ। भाई ये समीकरण नहीं बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि ये जो हर है ये धनात्मक है। क्लियर है? तो ये क्या बोल रहा है कि जो एच आई का परिमाण है, मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से छोटा है, मतलब यहां पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। क्लियर है? कॉपी कर लो, इसको भी कॉपी करो, इसको भी कॉपी करो, पॉज करके जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग तीसरे वाले केस पे आते हैं। पॉज करो, कॉपी करो, कर लिया? ओके, अगला केस देखो। यहाँ पे ये सारे केस जल्दी से देख लो आप। अब यहाँ पे लेस देन 1, देखो एक बार लेस देन लिखा था मतलब छोटा, 2 बार लेस मतलब बहुत छोटा। क्लियर है? तो अब ये 2 असमिका हो जाएगी। ये बस 2 असमिका एक साथ लिखने का यही मतलब है कि ये जो परिमाण है 1 से बहुत छोटा है, और इसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो अभी भी ये तिर्यक गुणा हो जाएगा और समीकरण नहीं बदलेगी क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ एच आई लेस मॉड ऑफ एच ओ, मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई से बहुत छोटी है। 2 बार लेस लग गया ना, मतलब जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा है। क्लियर आई? इन बातों को आप यहीं से समझ लो, क्योंकि अभी जब हम इन चीज़ों में बताएंगे तो सीधा लिख देंगे कि ये वाली स्थिति है, कि ये वाली है, कि ये वाली है, तो उसका मतलब आप यहाँ से पहले समझ लो। क्लियर है? इसको भी पॉज करके लिख लो, लिख लो। और अब चलते हैं चौथे केस पे, ग्रेटर 1 ले रहे हैं। देखो मॉड ऑफ एन बोल रहा है ग्रेटर 1। अब मॉड ऑफ एम को लिखेंगे मॉड ऑफ एच आई बटा मॉड ऑफ एच ओ, ग्रेटर देन 1। यहाँ असमिका से गुणा होगा, तिर्यक गुणा, और असमिका नहीं बदलेगी क्योंकि ये धनात्मक है। तो यहाँ मिलेगा मॉड ऑफ एच आई ग्रेटर देन मॉड ऑफ एच ओ, मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। अरे प्रतिबिंब अगर वस्तु इतनी लंबी थी तो प्रतिबिंब इससे ज़्यादा लंबा बनेगा। अब ऊपर बनेगा कि सीधा नीचे बनेगा, आभासी की वास्तविक, वो हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ बड़ा और छोटा देख रहे हैं। ठीक है? कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो। अब ये वाला केस है, 5वां केस, ये बोल रहा है ग्रेटर हो, मतलब 1 से बहुत ज़्यादा है। ये क्या बोलता है? बहुत ज़्यादा है। 1 बार लगाए थे तो ज़्यादा था, 2 बार लगा दिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये मिलेगा बहुत ज़्यादा है मॉड ऑफ एच आई मॉड ऑफ एच ओ से, मतलब यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा नहीं बहुत बड़ा बनेगा।
इतना समझ में आ गया आपको? कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो। चलो एक चीज यहाँ पे और आप देख ही लो लगे हाथ कि यदि m जो है m बराबर +1 आ जाए, यहाँ पे मॉड हमने नहीं लगाया, +1, तो +1 ये स्थिति आपको याद आ गई होगी, ये समतल दर्पण की थी, है ना। +1 का मतलब क्या होगा कि HI और HO बराबर होगा और प्लस आ रहा है मतलब प्रतिबिंब भी ऊपर बनेगा, समतल दर्पण की यही तो स्थिति थी। तो ये सारे केस आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे हम सीधा लौट के आते हैं और डायरेक्ट बात करेंगे। तो पहली स्थिति आपने देख लिया अवतल दर्पण के लिए, जब वस्तु कहाँ पे रखी होती है, अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, बिंदु प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, उसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और उसका जो मॉड ऑफ m होता है वो लेस 1 होगा। बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा नहीं बहुत छोटा, मतलब मॉड ऑफ जो m होगा लेस देन 1 होगा। क्लियर है? तो यहां से हम जो बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है। क्लियर हो गया? तो ये भी कॉपी कर लो, वो डायग्राम जो बनाया था उसके साथ में। चलो पॉज करो, कॉपी करो, कर लिया। अब हम लोग दूसरा केस लेने वाले हैं। दूसरे केस में अब वस्तु को हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ला रहे हैं। वस्तु को कहाँ ला रहे हैं हम लोग? ये दर्पण है अपना, ध्यान रखना इसके लिए जो अनंत की बात की गई है, अनंत मतलब वो वाला अनंत नहीं, बहुत दूर नहीं, इस दर्पण के सापेक्ष अनंत बोल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि इतनी दूर है कि उसका प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पर C होगा तो अब वस्तु को हम अनंत और C के बीच में यहाँ रख दिए। मान लो ये वस्तु AB है, तो अगर हम किरण आरेख की बात करें तो किरण आरेख के नियम आपने पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश किरण समांतर जाती है तो फोकस से परावर्तित होती है, पढ़ा है। अब फोकस क्या होता है? C और P का, C वक्रता केंद्र, ध्रुव का मध्य बिंदु। क्लियर है? अब देखो आपको अगर पता होगा कि एग्जैक्ट प्रतिबिंब कहां बन रहा है तभी रे डायग्राम सही बनेगा, नहीं गलती हो जाएगी। तो अब हम पहले ये लिख लो कि अगर वस्तु अनंत और C के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। मतलब यहां कहीं बनाना चाहें हम लोग, ये देखो यहां पे बन गया प्रतिबिंब। ये है ना अभिलंबवत आपतन वाली स्थिति है ना, सी से जाने वाली प्रकाश किरण क्या अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौटेगी। मतलब आपतित किरण ये, परावर्तित प्रकाश किरण ये, और दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ये, मतलब ये बन गया अपना प्रतिबिंब। अगर इस बिंदु को हम लोग ए माने थे तो इसको ए डैश बोल दो, इसको बी डैश। तो अब देखो डायग्राम से लग रहा होगा आपको प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, आप बनाओगे हो सकता है बड़ा बना दो। इसीलिए हमने कहा पहले रिजल्ट याद रख कर लोगे तब रे डायग्राम बनाना ज्यादा उचित होगा। तो यहां पे जो प्रतिबिंब बन रहा है C व F के बीच बन रहा है। कहां बन रहा है? C व F के बीच। अच्छा कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और वास्तविक है, वास्तविक मतलब दोनों परावर्तित किरणें काट रही हैं ना एक दूसरे को वास्तव में, इसलिए वास्तविक को ये भी बोलते हैं कि पर्दे पर इसको लिया जाता है ना। सवाल में आप इन शब्द का ध्यान रखोगे, एक सवाल कराया भी था हमने दर्पण सूत्र के लिए। अब आते हैं एक बात और, क्या आवर्धन की बात कर लें। देखो आवर्धन क्या है? लेस देन 0 है, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अगर वस्तु ऊपर पॉजिटिव तो ये नीचे, तो नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक। अब हम फिर से वही करेंगे, मॉड ऑफ m की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे छोटा बन रहा है, छोटा बनने का मतलब लेस देन 1। इसको अगर फिर से एक लाइन लिखना चाहो तो लिख दो आप। ये क्या करोगे? ऐसे तिर्यक गुणा करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? मॉड ऑफ HI मॉड ऑफ HO से छोटा है, बहुत छोटा नहीं, छोटा है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है, बहुत छोटा नहीं बन रहा है, छोटा, उल्टा, वास्तविक C और F के बीच। कॉपी कर लो, ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए तभी मजा आएगा। पॉज करो, कॉपी करो। अब हम लोग तीसरे केस पे चलते हैं और वस्तु को लाते हैं C पर। कहां पे? आपको अब आइडिया लग रहा होगा कि वास्तव में वस्तु को हम लोग यहां से, इसके लिए यहां से ऐसे ला रहे हैं वस्तु को। पहले अनंत पर था, फिर हम लाए C और अनंत के बीच, अब इसको आगे बढ़ाते हुए C तक ले गए, C तक।
क्लियर है। और आपको अब ये भी लग रहा होगा कि देखो पहले तो प्रतिबिंब F पर बना था, अब यहाँ पे बना है, मतलब प्रतिबिंब इधर जा रहा है, वस्तु इधर जा रही है। क्लियर है। अभी हम अलग से डायग्राम बनाकर ये बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले इस वाले केस पे चलते हैं। वस्तु को रख दिया हम कहाँ, सी पे। अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो किरण आरेख बनाने के लिए, सही से किरण आरेख बनाने के लिए पहले आपको रिजल्ट याद होना चाहिए क्या, कि अगर वस्तु होती है अन सी पर, वक्रता केंद्र पर, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है, उल्टा बनता है और आकार के बराबर का बनता है। किसके आकार के, वस्तु के आकार के बराबर का बनता है। ठीक है। अब मतलब ये है वस्तु सी पर रखी है, इसको यदि हम ए बोल दें, वस्तु क्या हो गई अपनी सी ए, क्योंकि वस्तु सी पर ही रखी है। यहाँ पर F होगा, एक प्रकाश किरण यहाँ गई और ये फोकस से लौट गई। अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब तो सी पर ही बनाना है, मतलब यहाँ काटनी चाहिए दूसरी वाली प्रकाश किरण। रे डायग्राम सही बने इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो एक प्रकाश किरण अगर हम लोग F से भेजेंगे तो ये समांतर लौटेगी इस बिंदु से। अब देखो गलती हो गई मिलाने में इसको, तो यही है, यही फायदा है कि अगर आपको पता होगा कि कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो आप आसानी से उसको मिला सकोगे। क्लियर है। एक प्रकाश किरण हमने आपतित F से भेजा तो वो समांतर लौट गई और ये एक दूसरे को काटी इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर आपको बन गया प्रतिबिंब। ये हो गया A डैश, और यहाँ हम बोल देंगे CA बराबर CA डैश। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब समान आकार का बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। दर्पण के सामने है ना, वास्तविक बन रहा है, समान लंबाई का बन रहा है। समान लंबाई किसकी, वस्तु की। और m कैसा है, ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब अभी भी उल्टा बन रहा है। यहां पर मॉड ऑफ m इज इक्वल टू 1 हो गया। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब ये वाली लंबाई इसके बराबर है, मतलब hi जो था वो ho के बराबर था, परिमाण वाइज, परिमाण के हिसाब से दोनों बराबर थे। अब इसको यहाँ बटा में करेंगे तभी तो मॉड ऑफ m मिलेगा, तो इसको बटा में कर दो, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे बटा में कर दिया तो ये 1 हो गया, और इसी को तो हम लोग मॉड m बोलते हैं, मतलब मॉड m कितना हो गया, 1 के बराबर। पॉज करो, कॉपी करो, पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लो, है ना। तो अब आपको देखो आइडिया लग रहा होगा कि वस्तु को जैसे हम इधर ला रहे हैं, वस्तु F पर थी, अब इधर भाग रही है, वस्तु इधर भाग रही है, प्रतिबिंब, वस्तु को अगर हम इधर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर भाग रहा है। चलो अब वस्तु को और आगे भगाते हैं। ये C था, अब हम C और F के बीच में रखते हैं। अभी वस्तु को हमने C पर रखा, अब C और F के बीच रखने वाले हैं। तो अगला केस लिख लो, चौथा है। इस चौथे केस में हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, C व F के बीच। क्लियर हो गया, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं। अब हमको प्रतिबिंब निकालना है और प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बतानी है। पहले रे डायग्राम बनाएं। रे डायग्राम सही तभी बनेगा जब आपको रिजल्ट याद होंगे, और रिजल्ट मैं बोल रहा हूं कि जब वस्तु को हम लोग C और F के बीच में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है अनंत और C के बीच में बनता है। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि वक्रता केंद्र से दूर बनता है। देखो ये था C अपना, ये है F। अब वस्तु को हम लोग C और F के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बन रहा है और बड़ा बनता है। अब अभी तक प्रतिबिंब छोटा बना, फिर पहली बार बहुत छोटा बना F पे, फिर वस्तु को और आगे ले गए तो छोटा बना, मतलब पहले से थोड़ी लंबाई बढ़ी, फिर और आगे ले गए C पर रखे तो समान लंबाई का बना। अब और आगे ले जाएंगे तो अब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे बन रहा है ऐसे, तो हमको किरण आरेख ऐसे बनाना है ताकि दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें यहाँ पे काटें। तो एक तो भेज दो आप समांतर प्रकाश किरण, तो समांतर वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, F से जाएगी। कुछ ऐसे ले जाओ ताकि ये किरण आरेख सही बन जाए। अरे यार, ये है ना, ये मान लेना सीधी ही रेखा है। अब दूसरी वाली लाइन ये समांतर तभी होगी जब F से भेजोगे, बन गया ना ऐसे। तो जब हम वस्तु को रख दिए C और F के बीच में तो प्रतिबिंब बन गया अनंत और C के बीच में, या फिर C से दूर भी बोलते हैं।
सी से दूर, है ना, ध्रुव के सापेक्ष। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, अभी भी उल्टा बन रहा है, मतलब वास्तविक बन रहा है। और क्या क्या लिखा करते थे, m कितना है, m तो अभी भी ऋणात्मक है ना, चूंकि ये नीचे बन रहा है, वस्तु ऊपर थी तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो m बराबर HI बटा HO। HI कितना है, नेगेटिव, चूंकि नीचे है, और HO ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रेशियो नेगेटिव कितना आएगा, नेगेटिव, तो m तो हो गया नेगेटिव। अगर हम मॉड की बात करें, m के मापांक की, तो अब ये एक से बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा बन रहा है। क्लियर है, आप इस लाइन को याद करोगे, अगर इसको लिखना चाहो प्रूफ तो ऐसे लिखोगे। मैं बोल रहा हूं ना प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, मतलब आप ऐसा बोलोगे। बहुत बड़ा अगर बोलते तो ऐसे 2 बार लगाते, बड़ा बन रहा है इसलिए 1 बार ही लगाएंगे। तो अब इसको बटा में भेज सकते हैं हम लोग, क्योंकि धनात्मक संख्या है, तो ये अगर धनात्मक थे बटा में आ गया, इधर 1 बचा, और यही तो था अपना मॉड ऑफ m, मतलब मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1। क्लियर है, पॉज करो, कॉपी करो। पॉज करके कॉपी कर लो जल्दी से। कर लिया, चलो अब वस्तु को देखो, हम लोग C और F के बीच तो लाए थे, अब वस्तु को हम लोग F पर लाते हैं। अगला केस, केस नंबर 5, वस्तु को कहां ला रहे हैं, F पर। F पर अब हम प्रतिबिंब के लिए सबसे पहले तो रिजल्ट याद करेंगे, तभी रे डायग्राम अच्छे से बनेगा। तो रिजल्ट क्या है कि अगर वस्तु को हम लोग F पर रखते हैं तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब कहां बनाता है, अनंत पर। अभी हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, फिर उत्तल दर्पण की भी जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलो वस्तु को कहां रख रहे हैं हम लोग, F पर। ये है अपना F, ये हो गई वस्तु, वस्तु मान लो FA हो गई। तो एक प्रकाश किरण तो समांतर गई, और ये समांतर जाने वाली प्रकाश किरण F से लौटेगी। ठीक है, आप थोड़ा ये सोचो कि प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। अनंत पर मतलब ये जो परावर्तित प्रकाश किरणें होंगी अनंत पर एक दूसरे को काटेंगी, और अनंत पर एक दूसरे को समांतर प्रकाश किरणें ही काटती हैं, ये तो जानते हो ना आप। तो रे डायग्राम के लिए मतलब जो दूसरी प्रकाश किरण होगी वो इसके समांतर जाएगी। तो अब देखो यहाँ C है, यहाँ से तो आप भेज नहीं सकते कोई प्रकाश किरण, क्योंकि इधर वाली जो प्रकाश किरण जाएगी वो दर्पण पे तो पड़ेगी ही नहीं, तो परावर्तित होगी नहीं। तो एक नियम आपको याद हो तो हमने ध्रुव पे एक प्रकाश किरण को भेजा था, याद आया, और वो जितने कोण से आई थी, मतलब जितने कोण से आपतित हुई थी उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी परावर्तन के नियम से, क्योंकि ये अभिलंब हो जाएगा, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। इतना याद आ गया होगा। चलो तो अब देखो ये वाली प्रकाश किरण, ये वाली प्रकाश किरण समांतर हैं, मतलब एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो हमको लगेगा कि चलो ये जाके एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगी, अनंत पर, है ना। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो अनंत पर, और प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, और प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा। अब देखो आप कहोगे अनंत पर बन रहा है, तो कैसे पता चला कि उल्टा बन रहा है, कि आपने देखा अनंत पर। तो भाई ये अनंत इस दर्पण के सापेक्ष है ना, प्रतिबिंब तो बन ही रहा है, और उल्टा बन रहा है क्योंकि देखो इस वाले क्षेत्र में है ना, और प्रकाश के लिए ये वाला क्षेत्र वास्तविक होगा, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा ही। क्लियर है, और बहुत बड़ा बन रहा है, तो अब यहाँ से हम बोलेंगे मॉड ऑफ HI जो है वो बहुत बड़ा है मॉड ऑफ HO से, ऐसे बोल सकते हैं ना। वो जो रिजल्ट्स लिखे हो आप वहीं पे आ रहे हैं। तो अब इसका भाग दोगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ HI डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ HO ग्रेटर ग्रेटर 1, और यही तो है अपना क्या, मॉड ऑफ M। तो यहाँ से हम बोलेंगे मॉड ऑफ M ग्रेटर देन 1, मतलब एक से बहुत बड़ा M है, और इसका जो प्रतिबिंब है वो इसके वस्तु की लंबाई से बहुत बड़ा है। कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो, कर लिया। चलो अब देखो वस्तु को हम लोग इधर ला रहे हैं, मतलब अभी F पे रखे हैं, तो F और C के बीच में रख दो, रख दे।
ये है अपना F, ये है P, और वस्तु को रखे हम लोग F और P के बीच में, ये वस्तु मान लो AB है। ठीक है, अब तो पहले रिजल्ट याद करो तभी अच्छा सा डायग्राम बनेगा, रे डायग्राम बनेगा। तो रिजल्ट ये है कि अगर वस्तु को हम लोग F और P के बीच में रखते हैं, F हुआ P के बीच, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी, सीधा, कैसा बनता है प्रतिबिंब? आभासी, सीधा, बड़ा, मॉड ऑफ एम ग्रेटर 1, बहुत बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अभी इन बातों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये याद हो जाएगा तभी डायग्राम बनेगा आपको। अब देखो, आभासी और सीधा बनने का मतलब, आभासी का मतलब ये इस वाले भाग में है ना, और बड़ा बन रहा है कुछ ऐसे बनेगा, और सीधा बन रहा है, तो एक रे तो ये ले लो, ये कहाँ से जाएगी? F से। ये प्रकाश किरण जो परावर्तित होगी वो F से होगी। तो एक प्रकाश किरण, अभी आप टेंशन ना लो इसका, है ना, एक बार हमको बना लेने दो, क्योंकि रे डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। एक प्रकाश किरण ये गई। अब देखो, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये वाली जो प्रकाश किरण गई, अब दर्पण के इस भाग में तो जाएगी नहीं क्योंकि इस तरफ पेंट किया गया है, तो ये F से ये लौटे, F से ये परावर्तित हो गई। अब हमको ये बताओ, हमको लगेगा चूंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है इसलिए हमको लगेगा कि ये पीछे से आ रही है। तो अभी तो एक ही प्रकाश किरण लिया हमने, एक प्रकाश किरण और लो जो परावर्तित होकर यहीं से लौटती हुई दिखे। तो उसके लिए अगर कोई प्रकाश किरण आप ये P पे भेजोगे तो बराबर कोण बनाते हुए लौट जाएगी ना, ऐसे। और आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों प्रकाश किरणें जो है ना एक दूसरे से फैल रही हैं, ये देखो यहाँ से फैल रही हैं। तो आगे तो ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, हाँ पीछे बढ़ाने पे जरूर एक दूसरे को काटेंगे। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, बड़ा बन रहा है। अब देखो, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा, ये रिजल्ट आप याद कर लो हमेशा के लिए। खैर याद तो सभी करना है, ये हमेशा रट्टा मार लो, आभासी है तो सीधा होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा। और अगर सीधा है तो m ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब धनात्मक होगा। आप ऐसे सोच सकते हो, चूंकि अभी m का फार्मूला लिखा था आपने, मॉड ऑफ HI बटा मॉड ऑफ HO। HI भी ऊपर बन रहा है मतलब ये भी पॉजिटिव, और HO ऊपर है मतलब ये भी पॉजिटिव। दो संख्याओं, धनात्मक संख्याओं का अनुपात भी धनात्मक। और यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है मतलब इसका जो अनुपात होगा, मतलब जो आवर्धन होगा, 1 से बड़ा होगा। क्लियर है ना? पॉज करके कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। चलो अब इसी के अगले केस पे आते हैं। 7वां हो गया। पॉज कर को कॉपी करो, कर लिए। चलो अब हम वस्तु को ले रहे हैं दर्पण के उस पार, मतलब अभी तक जितने केस थे उसमें वस्तु कैसी थी? वास्तविक। अब हम लोग वस्तु लेने वाले हैं कैसी? आभासी। कैसी वस्तु लेने वाले हैं? आभासी। ये तो बात समझ में आ गई ना कि अब क्या करने वाले हैं हम लोग। अच्छा एक चीज ये भी बता दो जल्दी से, वस्तु को हम लोग ले रहे हैं उस पार। आभासी वस्तु कैसी है? आभासी वस्तु है, ठीक है। और स्पेशली प्लस F हुआ, चलो आभासी वस्तु। देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं हम लोग। कैसे? देखो आप फार्मूला ये जानते हो 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। ये जो दर्पण है इसकी फोकस दूरी मान लो हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर होगा। अब अगर हम ये फोकस बिंदु है मतलब ये वाली दूरी कितनी है? 10।
अब अगर हम वस्तु को इसके जस्ट बगल में देखें, यहाँ पे लिमिट पढ़ी है ना आपने, लिमिट में क्या करते हैं, जिस बिंदु पे लिमिट देखते हैं उसके थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद देखते हैं मान क्या आता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं, जो f है इसके थोड़ा सा पहले हम वस्तु को रख रहे हैं। थोड़ा सा पहले का मतलब है कि u की वैल्यू माइनस का 10.000000001, मतलब ये देखो ये 10 से एकदम थोड़ा सा कम है, ये बहुत सारे जीरो लगाए फिर एक लिखा है, मतलब एकदम थोड़ा सा बड़ा है। मतलब ये है कि अगर अब u का वैल्यू यहाँ पे आप डालो तो ये मिलेगा, माइनस हो गया ना ये, तो 10 इतना बराबर। अब ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, इसको अगर हम उस तरफ ले जाएं तो ये होगा माइनस का 1/10, ये उधर गया प्लस का हो गया 1/10.0000000, कितना आएगा 1 आएगा। अगर इसका लासा ले लें हम लोग, क्या ले लें लासा, तो कितना आएगा 10 में गुणा होगा 10.0000, कितना 1। तो अब इससे भाग देंगे तो ये यहाँ जाएगा माइनस का 10.0000001 और ये प्लस का इससे भाग देंगे तो ये 10। अब देखो अपना काम यहाँ से बन जाएगा, इसके आगे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये माइनस का 10.000 कुछ है और उसमें से अगर 10 घटाएंगे तो ये ऊपर तो ऋणात्मक आएगा ना, ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये बड़ी संख्या हो गई, तो इससे घटाएंगे तो कुछ भी आए अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन ऋणात्मक आएगा इतना तो पता चल गया ना। ऋणात्मक आएगा तो यहाँ से जो v आएगा वो कैसा आएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक v आ रहा है, ऋणात्मक इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब है इस तरफ बनेगा, बोलो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना, इस तरफ बनेगा। तो अभी पीछे वाले केस में वही जब हम लोग पढ़ रहे थे जब वस्तु को f पर ले रहे थे तो ये कहाँ बन रहा था, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा था। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट भी करोगे तो ये देखो ये लगभग कितना हो जाएगा 0। लिख दे, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे नेगेटिव तो आ गया, लेकिन एग्जैक्ट अगर वैल्यू की बात करें हम तो 1/, देखो 1/v, चूंकि ऊपर लगभग 0 ही तो होगा, 10.000 1 से घटाओगे 10 लगभग 0 आएगा। लगभग 0 में किसी भी संख्या से भाग दो आप तो ऊपर कितना मिल जाएगा 0, और 0 को जब ये पलटो, ये तो 1/v 0 था ना, अगर यहाँ से देखो यहाँ कुछ भी था अपने को, अब अगर इसको पलटोगे तो v तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना, चूंकि 1/0 जब पलट दोगे तो कोई संख्या बटा 0 इनफाइनाइट लेंगे। वैसे तो गणित की भाषा में नॉट डिफाइंड होता है, लिमिट आप पढ़े हो, लेकिन लगभग तो लगभग का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में 0 का जो भाग देते हैं ये है तो अपरिभाषित, कोई भी संख्या हो ऊपर भाग देते हैं 0 से, अपरिभाषित होता है। लेकिन सिंपल अपरिभाषित को क्या बोलते हैं हम लोग, अनंत मिल रहा है वैल्यू। तो प्रतिबिंब माइनस अनंत मिलने का मतलब कि इधर बन रहा है प्रतिबिंब, और यही तो हमने देखा था जब वस्तु को f पे रख रहे थे हम लोग तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वास्तविक बन रहा था और दर्पण के सामने अनंत पर बन रहा था। इतना क्लियर हुआ। इस वाले केस के लिए हमने जब क्या किया, वस्तु को f से थोड़ा सा इधर रखा, इधर c की ओर, मतलब दर्पण से दूर, ठीक है। अब दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि चलो f के थोड़ा सा पास रख दें। अगर हम यहाँ f के थोड़ा पास रखेंगे और ये दूरी जो है u का दूरी कितना हो जाएगा, मान लो 9.9999, लास्ट में 1 लगा दो, 0 लगा दो, ये 10 से थोड़ा सा कम है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाएं ये माइनस में आएगा क्योंकि अवतल दर्पण वास्तविक वस्तु ले रहे हैं। तो 1/v + 1/u = 1/f। अब देखो 1/v = ये f तो नेगेटिव है माइनस का 10, ये माइनस रखेंगे उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/9.999। अब 9.9 ही ले लेते हैं, आप समझ गए ना, ये 10 से थोड़ा सा छोटा है, बस अपना काम इससे बन जाएगा। अब देखो अगर लासा लेंगे तो कितना मिलेगा, 10 × 9.99। अब देखो इससे भाग देंगे तो ये ऊपर माइनस है ना, तो ये माइनस का 9.99 और ये प्लस का 10 बचेगा। अब इस बार क्या होगा, ऊपर मिलेगा लगभग 0 ही, लेकिन इस बार पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि ये संख्या बड़ी आ गई। तो ऊपर क्या मिलेगा, लगभग का पॉजिटिव वाला 0। चलो 0.1 लिख दो, 0.1 भी नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली।
ये मिलेगा प्लस का 0.000000 लगाते जाओ लास्ट में 1 लिख दो, ठीक है। और बटा में ये कुछ भी मिल रहा है 10 गुणा 9.9। अब देखो यहाँ पे ये तो 1/v था ना, और ये ऊपर वाली संख्या लगभग 0 है। अगर इसको पलटेंगे तो समथिंग बटा लगभग 0, और वो भी पॉजिटिव का, तो v लगभग कितना मिलेगा, प्लस का इनफाइनाइट। खास बात यही तो बताना चाह रहा था मैं कि इस बार ये प्लस इनफाइनाइट आ रहा है। मतलब देखो जैसे ही बस थोड़ा सा अंतर है, वस्तु इधर थी तो प्रतिबिंब इधर बन रहा था, और थोड़ा सा f के आगे गए तो प्रतिबिंब भाग कर यहाँ आ गया। प्लस अनंत तो इस दर्पण के लिए इधर होगा ना, मतलब प्रतिबिंब इधर बन गया। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है ये बात भी कि -f पे जो प्रतिबिंब है माइनस इनफाइनाइट भी बनता है, और -f पर प्लस इनफाइनाइट भी बन रहा है। -f क्यों लिखा? क्योंकि f की दूरी इधर ऋणात्मक होगी। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? एग्जैक्ट f वाला जो केस हमने लिया था उसके लिए भी मान लेते हैं वास्तविक ही बन रहा है, लेकिन मेन कहानी तो ये है जो अभी आपने देखी। तो पॉज करको, इसको कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिए? अब देखो पहले इसको मिटा देते हैं, फिर अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात आपने ये देखी कि ये जो फोकस है ना, इस पे थोड़ा सा आगे पीछे जैसे वस्तु होती है, प्रतिबिंब जो है वो बहुत जल्दी से बदलता है। इधर तो माइनस इनफाइनाइट पे, और थोड़ा सा उधर गए तो प्लस इनफाइनाइट पे भाग गया प्रतिबिंब। ये सीखा आपने यहाँ पे। अभी इस बात का इस्तेमाल हम लोग आगे भी करेंगे जब ग्राफ बनाएंगे, है ना। चलो आगे चले। तो मतलब ये है कि अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। तो अब देखो -f और p के बीच, ध्रुव के बीच तो हमने रख दिया, तो वस्तु कहाँ थी, माइनस इनफाइनाइट पे। अभी पीछे वाले केस में हम पढ़ लिए। लेकिन अब देखो जैसे ही f से आगे गए ना, तो प्रतिबिंब यहां भी हो सकता है। हो सकता है मतलब होगा ही कि जैसे ही इधर जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, प्लस इनफाइनाइट पे। अब अगर हम वस्तु को आगे ले जाएं, वस्तु को आगे ले जाने का मतलब है आभासी वस्तु हो गई, तो अब जो वो प्रतिबिंब है ना, वो अनंत से भागता हुआ कहाँ पर आएगा। देखो अगर हम वस्तु को यहाँ पर रख दें, पहले P पर रख देते हैं, P का मतलब क्या है, ध्रुव पे रख देते हैं। तो जब ध्रुव पे रख देंगे तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पे बन जाएगा। अरे यार देख लो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फार्मूले पे जाओ। वस्तु को P पे रखने का मतलब U का वैल्यू कितना हो गया, 0। U का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो अब यहां से अगर सॉल्व करोगे तो 1/v इनफाइनाइट, और इसको जब पलट दोगे, नहीं समझ में आ रहा, चलो एक लाइन और लिख दें। ये 1/f मान लो 10 ही था, ये उधर गया माइनस का 1/0, ये तो कितना मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। और इसको जब पलट देंगे, चूंकि यहाँ पलट, अब देखो ये इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे क्या, इनफाइनाइट ही मिलेगा, और इनफाइनाइट को जब पलटोगे तो कितना मिलेगा, 0। तो मतलब क्या है कि अगर हम लोग वस्तु को रखते हैं P पे, तो प्रतिबिंब भी बनता है कहाँ, P पे। इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ा अगर हम इसको ऐसे समझें, देखो अब ये बिंदी हम हटा देते हैं, बिंदी का मतलब ये जो बिंदु लिए थे दो, देखो अगर इसको हम C बनाएं, अब ये 10 हटा दो, अपने काम का नहीं है, आपको समझाने के लिए वैल्यू ली थी, ये कुछ भी ले लो आप, 20 30। अब देखो ये C है अपना, यहाँ पे हमने वस्तु को अनंत से C तक लाए हम। वस्तु, ये वस्तु है, ये वस्तु चला रहे हैं हम लोग। चलाने का मतलब वस्तु पहले अनंत पर थी, फिर अनंत से लाते 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 C पे लाए, तो प्रतिबिंब कहाँ गया, देखो अनंत पर था तब प्रतिबिंब फोकस पर बना था। फिर याद करो प्रतिबिंब बड़ा बना, जब अनंत और C के बीच में लाए तो प्रतिबिंब बड़ा बना, और C और F के बीच में बना, मतलब प्रतिबिंब ऐसे भाग रहा है। और जैसे ही वस्तु C पर आई तो प्रतिबिंब भी C पर बना, और बराबर लंबाई का बना, मतलब जितनी लंबाई वस्तु की थी उतने ही लंबा प्रतिबिंब बना। बात समझ में आई, मतलब प्रतिबिंब ऐसे चल रहा है। अगर हम वस्तु को ऐसे चला रहे हैं तो प्रतिबिंब ऐसे चल रहा है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर देखो,
वस्तु अनंत पर थी यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F पर। वस्तु को हम लाए अनंत और C के बीच, तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बना था, याद करो, C और F के बीच उल्टा बना था, थोड़ा सा छोटा नहीं, मतलब जो पहले बना था उससे थोड़ा बड़ा, और वास्तव में तो छोटा ही बना। अब जैसे ही हम C पर लाए तो C के बराबर बना, ये लंबाई बराबर हो गई। अब मतलब ये प्रतिबिंब इधर आ रहा है। अब हम लोग वस्तु को C और F के बीच ले गए, ये C और F के बीच ले गए, तो याद करो जब वस्तु को C और F के बीच रख रहे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, C और अनंत के बीच, मतलब अभी प्रतिबिंब इसी दिशा में चल रहा है। और देखो लगातार बड़ा बन रहा है, ये इसके लिए ये बड़ा बन रहा है ना लगातार, यहाँ पर ये देखो इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। और वस्तु क्या है, वस्तु अभी लंबाई सेम ही रखे हैं हम लोग मान लो, तो ये प्रतिबिंब लगातार बड़ा बनता जा रहा है। और जैसे ही F पर रखे तो यहाँ प्रतिबिंब अनंत पे पहुंच गया, F से थोड़ा सा पहले रखे थे तब, क्लियर है ना, यहाँ अनंत पे था, बहुत बड़ा था। अब क्या किए हम लोग, F से आगे बढ़ना शुरू किए, तो F और P के बीच में जब ले गए तो याद करो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, यहाँ कहीं P और F के बीच में बन रहा था, यहाँ अनंत और P के बीच में बन रहा था, वो आभासी बन रहा था, बड़ा बन रहा था, अवतल दर्पण बड़ा बन रहा था, सीधा बन रहा था, मतलब यहाँ पे बन रहा था ऐसे कुछ ऐसे, मतलब ये प्रतिबिंब अनंत से आ रहा था। अब इस लाइन से मिलाएं तो ज्यादा सही रहेगा। देखो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये आगे वाली लाइन है, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, टेंशन ना लो आप। ये समझ में आ जाएगा ना तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रटना तो खैर पड़ेगा, लेकिन सारे रिजल्ट्स आपके यहीं पे दिख जाएंगे, आपको अलग अलग केस नहीं याद करना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार कोशिश करते हैं। अब वस्तु को आप जैसे ही -F के थोड़ा सा इधर लाए थे तो माइनस इनफाइनाइट पे बना, और जैसे ही F के थोड़ा सा आगे इधर ले गए तो अनंत पे बना, अभी हमने सिद्ध किया था। अब क्या किए, अब वस्तु को आगे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो वस्तु अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है, और जैसे ही वस्तु को हमने P पे रख दिया तो प्रतिबिंब भी P पे बन गया। अभी पीछे हमने देखा ना, अगर U 0 तो V भी 0। अब क्या किए हम लोग, इस वस्तु को ये यहां तक ला दिए हम लोग, इसको इससे मिला दो, अच्छा रहेगा डायग्राम। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, एक बार फिर बोल दे रहे हैं, वस्तु को जैसे ही थोड़ा सा पीछे रखे तो प्रतिबिंब माइनस इनफाइनाइट पे, और F से जैसे ही थोड़ा आगे आए प्रतिबिंब कहाँ, प्लस इनफाइनाइट पे, और अब F और P के बीच रख रहे हैं तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब भागता 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 इधर आ रहा है। जैसे ही वस्तु को हम लोग P पर रख रहे हैं प्रतिबिंब भी P पर आ गया, क्लियर है। अब हम लोग वस्तु को इस तरफ लाए, इस तरफ लाने का मतलब वस्तु आभासी हो गई, वस्तु कैसी हो गई, आभासी, और ध्रुव और अनंत के बीच में लाए तो अब प्रतिबिंब कैसा, ये भागता भागता ये वाली लाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P और F के बीच में। मतलब ये है कि अगर वस्तु जो है आभासी हो जाएगी अवतल दर्पण के लिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P और F के बीच में, क्लियर है। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। आपसे को डायग्राम भी लिख रहा होगा, देखो ये छोटा बनेगा। अभी यहाँ भी बना देंगे, अगर यहाँ से छोटा आप कहोगे डायग्राम, मान लो गलत बनाए हो तो, है ना, तो वहाँ से भी सिद्ध करा देंगे कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है। पहले इतना कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो। देखो अगर हम एक सारणी बनाना चाहें, जो सारणी आपको मिलती है अक्सर, उस सारणी के लिए अगर हम बात करें तो हम इधर वस्तु की स्थिति ले रहे हैं, उसके सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति ले रहे हैं, ठीक है। वस्तु पहले रखे हम माइनस अनंत पर। ये माइनस क्यों ले रहे हैं भाई, माइनस बस एक चिन्ह बता रहा है, क्योंकि ये इधर है ना, वास्तविक है ना, इसलिए। आप सीधा सीधा अनंत लिख देते हो, अनंत को माइनस अनंत लिख दो तो चिन्ह सही थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, -F पे। -F मतलब इधर बन रहा है, मतलब वास्तविक बन रहा है। जब आप वस्तु को लाए माइनस इनफाइनाइट और C के बीच, -C बोल दो चलो, मतलब ये माइनस चिन्ह सिर्फ दूरी बता रहा है।
अनंत और सी के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ भागा, एफ और सी के बीच, मतलब माइनस एफ व माइनस सी के बीच। इसको उल्टा भी लिख देंगे, माइनस सी और माइनस एफ भी, है ना। अब हम लोग वस्तु को माइनस सी पर रख दिए तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, माइनस सी पर बन गया। बात समझ में आई। अब हम लोग सी और एफ के बीच ले गए वस्तु को, मतलब माइनस सी व माइनस एफ के बीच ले गए वस्तु को। तो प्रतिबिंब कहाँ है, याद करो, सी और अनंत के बीच बन रहा था, मतलब माइनस सी व माइनस अनंत के बीच बन रहा था। अब जैसे ही ये तो माइनस सी और एफ के बीच था, यहाँ कहीं गलती कर दी क्या, नहीं सही है। अगर वस्तु को हम लोग माइनस एफ पे रख रहे थे तो प्रतिबिंब माइनस अनंत पर बन रहा था। अब वस्तु को कैसे ले गए, माइनस एफ व पी के बीच ले गए, माइनस एफ व ध्रुव पी के बीच ले गए, तो प्रतिबिंब भाग गया उस पार। कहाँ बन रहा है, अनंत और ध्रुव के बीच। अनंत मतलब इस बार ध्यान रखना प्लस इनफाइनाइट आ गया। बात समझ में आई। जैसे ही वस्तु को हम लोग P पर रखे, मतलब ध्रुव पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ आ गया, P पर। अब हम लोग वस्तु को उस तरफ ले गए, मतलब P और प्लस अनंत के बीच। P समझ गए ना क्या है, ध्रुव व प्लस अनंत के बीच, मतलब आभासी हो गई वस्तु। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्रुव और माइनस एफ के बीच। माइनस एफ मतलब वास्तविक बन गया प्रतिबिंब, P व माइनस एफ के बीच। तो यहां पे प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। बात समझ में आई। मतलब कि जो अवतल दर्पण था आभासी वस्तु के लिए प्रतिबिंब कैसा बना दिया, वास्तविक। और ये वाली स्थिति इसके लिए वास्तविक वस्तु थी, प्रतिबिंब कैसा बना दिया, आभासी। बड़ा यहां से छोटा, और इन केसों को हम बता ही दिए हैं, माइनस अनंत पे मतलब बड़ा बनेगा, सी और एफ के बीच भी बड़ा ही बनता है। इसको चाहो तो आप बहुत बड़ा लिख सकते हो। ये बराबर लंबाई का बनता है, समान आकार का। यहाँ पे बहुत छोटा बनता है, यहाँ बहुत छोटा बनता है। पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज कर लो, कॉपी कर लो, वो डायग्राम भी बना लेना। चलो कॉपी कर लिया। तो अब देखो, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर ये सारी चीज़ें आपको याद होगी तो आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो, है ना। अब यहाँ पे जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे कि समतल दर्पण सदैव वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सही है कि गलत है, तो गलत है भाई। वास्तविक प्रतिबिंब का, सॉरी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब भी तो बना रहा था। ये यहाँ पे जब वस्तु को आप माइनस एफ और पी के बीच, इधर एफ और पी के बीच रख रहे थे, तो प्रतिबिंब कहाँ भाग रहा था, इस दिशा में, आभासी। मतलब वास्तविक वस्तु का आभासी भी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन खास बात कि बड़ा प्रतिबिंब होता है, ये वाला बड़ा प्रतिबिंब होता है। अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम लोग उत्तल दर्पण भी पढ़ लेंगे कि उत्तल दर्पण भी प्रतिबिंब बनाता है आभासी, लेकिन वो छोटा बनाता है, और ये जो आभासी प्रतिबिंब बना रहा है अवतल दर्पण, ये बड़ा बनाता है। इन दोनों में यही अंतर होता है। और समतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वो बराबर लंबाई का बनाता है। आप पीछे पढ़ चुके हो, यहाँ पे आपने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया कि जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है बड़ा बनाता है। अभी आगे आप पढ़ोगे उत्तल दर्पण जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है वो छोटा बनाता है। छोटा और बड़ा वो दोनों बनाता है, वो तो खैर पढ़ लोगे, लेकिन जनरली बात करेंगे हम लोग वास्तविक वस्तु के लिए, तब छोटा बनाएगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये ग्राफ है ना, ये खैर ग्राफ अपने समझने के लिए ग्राफ है, ये ग्राफ तो नहीं पूछेगा, ये ग्राफ इसलिए अपने समझने के लिए था कि जब हम वस्तु को ऐसे चलाते जा रहे थे तो पहले प्रतिबिंब ऐसे भाग रहा था, फिर जैसे ही अचानक एफ के इधर आए तो वो यहाँ से आया, फिर पी तक आया, और फिर जैसे ही वस्तु को इधर ले गए तो प्रतिबिंब इधर आ गया। क्लियर है ना। चलो अब हम लोग
अवतल दर्पण के लिए ही एक बात और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, छोटी सी बात है, ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ये ग्राफ आगे भी मिलेंगे आपको जब हम लोग लेंस वगैरह पढ़ रहे होंगे, है ना। तो अभी ग्राफ से, इस ग्राफ से डरना नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ जो है थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, है ना, लेकिन वो जब 3-4 बार आ जाएगा तो आप उससे परिचय हो जाएगा आपसे। बात समझ में आ गई ना। अक्सर ये होता है, आप घर गए, कोई आपको मिला अजनबी, तो आप पहली बार क्या करोगे, बड़ा है आपसे, पाँव छूओगे, स्माइल करोगे, आगे चले जाओगे, कुछ बोलोगे नहीं, पहली बार आया है। लेकिन अब वही मान लो 2-3 दिन के लिए रुक जाए आपके यहाँ, तो धीरे धीरे उससे फैमिलियर हो जाओगे, परिचय हो जाएगा आपसे, धीरे धीरे बात करना भी शुरू कर दोगे। तो उसी प्रकार ये ग्राफ पहली बार आएगा, आपको डर लगेगा, इसको प्रणाम करके निकल जाओगे। जब दूसरी बार आ जाएगा, तीसरी बार आ जाएगा, तो क्या करोगे, मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करो अभी इसी बार एक बार समझते हैं, याद करते हैं, अगली बार आएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये ग्राफ जो हम लोग बनाने जा रहे हैं 1/u और 1/v के बीच बना रहे हैं, 1/u और 1/v के बीच। चलो थोड़ी सी गणित तो आपको आती होगी, यहाँ पे आते हैं। फार्मूला क्या था अपने पास, = 1/f। देखो हमने ग्राफ बनाने के लिए सीधा फंडा क्या होता है, जो x की ओर लिखे हो आप उसको x मान लो, इस वाले को y मान लो। तो इस पूरे को अगर हम x मान लें, इस पूरे को अगर हम y मान लें, तो x + y = ये समथिंग कांस्टेंट है भाई। फोकस दूरी तो किसी दर्पण के लिए फिक्स ही होगी ना। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, हाइपरबोला है, दीर्घ क्या बोलते हैं हाइपरबोला को, अतिपरवलय है, अतिपरवलय का ग्राफ है ना ये। तो इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे, यहाँ पे आप तो जानते हो ग्राफ ऐसे बनता था, एक ग्राफ ऐसे बनता था, वो अतिपरवलय के लिए। यहाँ स्पेशल कंडीशंस, कुछ कोऑर्डिनेट्स भी तो आएंगे। तो देखो आप उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर पॉइंट्स मार्क करना चाहो तो कैसे, जब वस्तु होती थी अनंत पे, माइनस वाले अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, -f पे। अरे अभी पीछे तो लिखा था, वस्तु को आप पास लाते 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 कहाँ पे पहुंचा दिए, -f पे। तो याद करो -f पे अगर वस्तु को रखते थे तो प्रतिबिंब माइनस अनंत पर भी बन रहा था, प्लस अनंत पर भी बन रहा था। वो लिमिट वाला याद है ना, हमने थोड़ा सा इधर देखा, थोड़ा सा इधर देखा, तो इधर देखा तो -∞ मिला, इधर देखा तो +∞ मिला। मतलब -f पे -∞ और +∞ दोनों जगह बन रहा है, क्लियर है। और फिर जब ध्रुव पे ला रहे थे, मतलब 0 पे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा था, 0 पे, मतलब ध्रुव पे बन रहा था। और फिर अगर हम लोग प्लस पे चल रहे थे, +f की ओर, चलो शायद ज़रूरत ना पड़े +f की, इतना तो समझ में आया। तो देखो इसके लिए 2 लाइन बनाते हैं हम लोग, वो 2 लाइन के लिए सबसे पहले याद कर लो, बनाएंगे कैसे। याद करने का तरीका ये है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो एक लाइन यहाँ -f पे ले जाओ आप, एकदम सीधी, पैरेलल टू y एक्सिस, y अक्ष के समांतर, और y अक्ष अपना ये 1/v वाला है ना, तो इसके समांतर। और ये माइनस वाले भाग में क्यों, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। और एक रेखा इसके समांतर खींचो, ये भी नेगेटिव वाले भाग में, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी कैसी है इसकी, ऋणात्मक है। और जितना गैप ये होगा उतना ही गैप ये होगा, आप बराबर बनाना, मुझसे मिस्टेक से, गलती से थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स मिलेंगे एक्चुअली आपको फोकस वाले मिलेंगे, ठीक है। ये फोकस दूरी, ये दूरी, अगर सिर्फ दूरी की बात करें तो ये f था, ये भी f था, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट्स हम लोग देख लेंगे। अब देखो अगर हम इस ये वाला भाग की बात करें, इस वाले भाग की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ के लिए, है ना। पहले चलो इस वाले भाग की बात कर लेते हैं। ये ग्राफ आपको याद भी रखना है, फिर इस ग्राफ से भी ये सारे रिजल्ट्स आसानी से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, बता सकते हो, है ना। पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनता है ये, है ना, और इधर वाला ग्राफ जो है ऊपर से बनता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है अपना -f, ये क्या है, -f।
वस्तु को माइनस एफ से परे रख रहे हो, दूर रख रहे हो, माइनस एफ से दूर रख रहे हो, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। चलो माइनस एफ छोड़ो, यहाँ तो अनंत होगा ना, माइनस अनंत होगा, हम यू की बात कर रहे हैं तो इधर माइनस अनंत होगा। माइनस अनंत पे जब रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, एफ पे, प्रतिबिंब मतलब वी, और माइनस एफ पे बन रहा था। ये वाली रेखा माइनस वी के लिए माइनस एफ होगा। अरे भाई ये वाली रेखा वी के लिए माइनस एफ है। अरे यार इस अगर ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, तो ये वाली रेखा क्या होता था, y इज इक्वल टू समथिंग, सॉरी x इज इक्वल टू समथिंग, ये होता था y इज इक्वल टू समथिंग। मान लो ये 1 1 है तो x इज इक्वल टू 1, ये अगर बिंदु है, ये वाला बिंदु है 1 2, तो ये y इज इक्वल टू -2 होता था। तो उसी प्रकार ये जो f है ये v का है और ये वाला f u का है, सिंपल से गणित। तो यहाँ पे जब आप वस्तु को u को अनंत पे रखते थे तो प्रतिबिंब f पे बनता था, याद है, मतलब ये, और ये f को छूता नहीं है। क्यों, क्योंकि याद करो आप f पर अगर ये f होता था तो इस तरफ माइनस अनंत मिलता था और इस तरफ प्लस अनंत मिलता था, f पे नहीं मिल रहा है तो ये वाली रेखा इसको छुएगी नहीं, है ना, टूटा हुआ ग्राफ मिलेगा यहाँ पे। और अब जैसे इधर वस्तु को इधर लाते जा रहे हो आप, माइनस एफ से थोड़ा सा पहले ले रहे हो तो कितना मिल रहा है, माइनस एफ पे माइनस अनंत भी मिलता है ना, तो ये वाली लाइन इसके लिए माइनस अनंत ही तो है, ये इधर चला गया। अब आगे लाओ आप, माइनस एफ से आगे जैसे आए, थोड़ा सा आगे आए तो आपको याद है ना प्लस इनफाइनाइट भी मिलता था, तो ये देखो इस बिंदु के लिए प्लस इनफाइनाइट मिल रहा है। आगे चलते गए यहाँ पे पहुंचे ओरिजिन पे, मतलब ध्रुव पे, तो प्रतिबिंब भी यही मिला। और आगे बढ़े मतलब u को कैसा लिया आपने, पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब ये कैसा बन रहा था, याद करो, ध्रुव और f के बीच में, अभी वो वाला पीछे वाला रिजल्ट, ध्रुव और f के बीच में, ये है f अपना, ये ध्रुव और f के बीच में ही तो बन रहा है और फिर सीधा अनंत तक जा रहा है। क्लियर है, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। अब इस ग्राफ से अब अगर आपको कमेंट करना हो कैसे करोगे, अगर इस वाले भाग की हम बात करें, यहाँ पे वस्तु कैसे ले रहे हो, वस्तु कैसी ले रहे हो, आभासी की वास्तविक, तो देखो u का मान इस वाले ग्राफ के लिए कैसा है, ये u का ऋणात्मक वाला भाग है ना, तो u ऋणात्मक मतलब रियल ऑब्जेक्ट, मतलब वास्तविक वस्तु। तो अब v का मान क्या मिल रहा है, v का मान ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव, तो v नेगेटिव ही तो है इस वाले भाग में। नेगेटिव का मतलब रियल इमेज भी बन रही है, मतलब इस वाले भाग में आप वस्तु को वास्तविक ले रहे हो तो प्रतिबिंब भी वास्तविक मिल रहा है। इस वाले भाग की बात करें हम, इस वाले भाग के लिए ये यहाँ से यहाँ वाले भाग के लिए u कैसा है, ऋणात्मक, चूंकि ये वाला भाग ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक वस्तु। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, मतलब v कैसा मिल रहा है, ये v ऊपर मिल रहा है मतलब पॉजिटिव मिल रहा है। v धनात्मक मतलब वास्तविक नहीं, आभासी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बोलते हैं आभासी को। क्लियर है। अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करें तो ये है u का मान यहाँ क्या मिल रहा है आपको, धनात्मक, इस वाले भाग में u धनात्मक है ना, u धनात्मक मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आभासी वस्तु। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। v का मान ये इस वाले ग्राफ के लिए ऋणात्मक मिल रहा है ना, ऋणात्मक मिलने का मतलब रियल इमेज। अभी यही तो आया था पीछे, क्लियर है ना, बना लो। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये ग्राफ फिर से मिलेगा जब हम लोग लेंस वगैरह पढ़ेंगे, है ना, तो इससे अच्छी तरह अभी एक बार में ही परिचय हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। हेलो हाय कर लो, इससे पॉज करके कॉपी कर लो जल्दी से, लाइट को क्या प्रॉब्लम होगी। पॉज करके कॉपी कर लो, लाइट। चलो अब अवतल दर्पण जो है पूरी तरह समाप्त कर दिया हमने प्रतिबिंब बनाने के हिसाब से, है ना। अब यही बातें हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी करेंगे, जितनी बातें अभी हम लोग किए हैं अवतल दर्पण के लिए, उसमें 2-4 केस कम मिलेंगे। 2-4 केस मतलब क्या, 3 केस ही मिलेगा, 4 केस मिलेगा, है ना। वास्तविक लेते हैं तब तो 2 ही केस मिलता है जब वस्तु को वास्तविक लेते हैं, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे उसके आधार पे वस्तु को आभासी लेकर भी पढ़ेंगे कि आभासी वाली स्थिति में क्या मिलने वाला है। पहले शुरू कर देंगे हम लोग कहाँ से, वस्तु को वास्तविक लेके। तो उत्तल दर्पण बना दें हम लोग, ये हो गया उत्तल दर्पण। वस्तु को हम ले रहे हैं अनंत पे, पहला केस
वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे। माइनस अनंत पर बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि व्यू क्या मिलेगा अपने को, ऋणात्मक। तो वस्तु को कहाँ ले रहे हैं, अनंत पे। तो याद करो, पहले सबसे पहले याद कर लो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये याद होगा तभी डायग्राम सही बनेगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो बनने वाला है F पर। F बोले तो प्लस F। क्यों, क्योंकि अगर इस गोले को आप कंप्लीट करोगे तो F इधर मिलेगा और प्रकाश इधर आ रहा है, इधर से आएगा ना प्रकाश, इधर से आने का मतलब इसी दिशा में आप नापोगे F को तो पॉजिटिव मिल जाएगा। हमने कहा था आप याद भी कर लो, उत्तल दर्पण के लिए फोकस कैसा होगा, फोकस दूरी होगी धनात्मक। क्लियर है। तो F पे बनेगा, F पर कैसा बनेगा भैया, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदु जैसा बनेगा। भैया F पे बन रहा है तो बिंदु जैसा ही तो बनेगा। अब देखो, हमने दो प्रकाश किरण लिया, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। अब ये प्रकाश किरणें इधर तो जाएंगी नहीं। याद करो, हम जब कह रहे थे चिन्ह परिपाटी नहीं, जब प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम पढ़ रहे थे हम लोग, तो ये कह रहे थे कि समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस से परावर्तित होंगी या फोकस से फैलती हुई प्रतीत होंगी। ये रही, इसको ऐसे भी बोलते हैं लोग कि फोकस पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि ये प्रकाश किरणें तो इधर चली गई। अब हम अगर इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा ये इस बिंदु पे काट रही है। यही होगा अपना F। तो जब वस्तु होगी अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा F पे, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और अगर सीधा बनेगा तो M होगा धनात्मक, और ये बिंदु जैसा बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब की जो हाइट है, यहाँ पे लिख दें, जो प्रतिबिंब की जो हाइट है वो बहुत छोटी होगी वस्तु की हाइट से। तो यहाँ पे ये जो मॉड ऑफ HI बाई मॉड ऑफ HO करूँगे तो ये लेस वन हो जाएगा। यही तो अपना क्या है, मॉड ऑफ M, मतलब मॉड ऑफ M लेस वन, मतलब लिख लो। और क्या, ये लाइट यार, 1 मिनट लाइट बना लेता हूँ मैं, पॉज करके कॉपी करो। चलो कॉपी कर लिया, आगे चलते हैं दूसरे वाले केस पे। अब हम लोग वस्तु को अनंत से पास मिला रहे हैं, है ना, मतलब ये है अनंत को छोड़ के कहीं भी रख दो वस्तु को, क्योंकि अनंत वाले केस को तो हमने देख लिया। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, प्लस F पे। प्लस F मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, बिंदु जैसा बनेगा। ठीक है। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, माइनस अनंत को छोड़ के कहीं भी रख दो आप। ठीक है, मतलब अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी, मतलब माइनस अनंत। दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं माइनस अनंत व P के बीच, P मतलब पोल मतलब ध्रुव। अब अगर यहां पर हम लेंगे तो जो अपना प्रतिबिंब बनने वाला है, पहले तो ये याद होगा तभी एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। तो जो प्रतिबिंब बनता है भैया वो बनता है F और P के बीच। F बोले तो प्लस F, क्योंकि उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ कहीं भी वस्तु ले लो आप, कहीं भी वस्तु ले लो, मान लो यहाँ ले लिया हमने, तो प्रतिबिंब बनेगा अगर ये F होगा तो ये F और P के बीच में ही बनेगा, इतना तो हमको याद है। अब हम रे डायग्राम बनाएं तो एक प्रकाश किरण हम भेजें समांतर, तो ये F से जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसा कुछ। अच्छा, प्रतिबिंब P और F के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, मान लो यहाँ पे बन रहा है, मतलब दूसरी वाली जो प्रकाश किरण है परावर्तित, वो यहाँ पर काटे या फिर काटती हुई प्रतीत हो। क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इतना तो पता चल गया, तो ये काटती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में काटेगी नहीं। तो अगर हम एक प्रकाश किरण P पे भेजें, P पर, तो ये इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। अब देखो, ये वाली प्रकाश किरण, ये वाली आगे तो कभी काटेंगे नहीं, ये फैलती जा रही है ना एक दूसरे से, आगे काटेंगे नहीं। हाँ, पीछे बढ़ाने पर ये इस बिंदु पे काटेंगी। तो यही हो जाएगा अपना प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है।
आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, आवर्धन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें मॉड ऑफ एच आई लेस देन मॉड ऑफ एच ओ होता है, थोड़ा सा कम होता है, ऐसा नहीं है बहुत कम है। वहाँ पे हमने लिया था मॉड ऑफ एच आई लेस मॉड ऑफ एच ओ, क्योंकि बिंदु जैसा प्रतिबिंब बन रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ लंबाई तो मिल ही रही है फिर भी कम मिल रही है। अब यहाँ अगर हम भाग देंगे तो ये मिलेगा कुछ ऐसा, और यही तो है अपना m, मतलब m का मॉड लेस देन 1, ये रिजल्ट। पॉज करो, कॉपी करो, पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लो। कर लिए होगे। ये तो हो गए, देखो दोनों केस ये हो गए वास्तविक वस्तु के लिए। अब हम अगर वस्तु को आभासी बनाएं, मतलब वस्तु को उस पार कुदा दें, समझ गए ना, कुदाने का मतलब उधर ले गए उस वाले भाग में। तो अगर यहाँ भी वो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखें हम लोग, जैसे f की वैल्यू मान लो, चेक ही तो करना है तो थोड़ा फील आ जाए आपको। अब यहाँ पे प्लस ले रहे हैं क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। तो अब देखो फार्मूला ये होता है, तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू +10, ये उधर गया माइनस का 1/। देखो अब यहाँ पर जो हम वस्तु ले रहे हैं हम लोग इसके p और f के बीच ले रहे हैं, p और f के बीच यहाँ पे वस्तु ले रहे हैं। ये डायग्राम अभी चलो कुछ मिटा देते हैं, है ना, वो वाला डायग्राम नहीं है, पीछे वाला नहीं है। अब हम लोग अगला केस ले लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग वस्तु को कहाँ ले रहे हैं? P और F के बीच में, आभासी वस्तु है P और F के बीच में। यहाँ पर F है मतलब ये दूरी 10 है एग्जैक्ट, और 10 से थोड़ा सा पहले ले लो, थोड़ा सा पहले ये वाली दूरी 9.99999, समझ गए आप? तो अब मतलब जो U का वैल्यू है वो प्लस का ये होगा 9.99 ले रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। है तो ये 10 से थोड़ा सा छोटा ही, लिमिट के लिए यही करते हैं, आप जानते हो। अब ये इधर गया था तो माइनस हो गया और ये प्लस इतना हो गया। अब अगर इसका हम लासा लें तो ये कितना मिलेगा? देखो कुछ लोगों को बिना लासा के भी समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को जिनको समझ में नहीं आएगा लासा लेके कर लो यार, 1 मिनट लगेगा। ये यहाँ तो ये यहाँ मतलब 9.99 और ये माइनस का ये 10। अब बोलो अपना काम काहे से चलेगा? अपना काम चिन्ह देखना है। ये ऊपर वाली वैल्यू तो नेगेटिव मिलेगी ना, लगभग 0 मिलेगी और नेगेटिव मिलेगी। 10 से इसको घटाओगे थोड़ा सा कम ही तो है, मतलब लगभग ऊपर 0 मिलेगा, और वो भी कैसा 0? नेगेटिव वाला 0। समझ में आ रहा है? और नीचे कुछ भी मिले अपने कुछ से लेना देना नहीं। तो ये तो 1/v था। तो अगर v की बात करोगे आप तो ये देखो ये पलटेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और वो भी माइनस इनफाइनाइट। मतलब ये है कि वस्तु को जैसे आप p और f के बीच ले जा रहे हो ना, p और f से ले जा रहे हो, p और f के बीच ले जा रहे हो, तो प्रतिबिंब देखो कहाँ भाग गया? माइनस इनफाइनाइट पे। अगर वस्तु को आप P पर रख रहे थे, अगर वस्तु को आप P पर रख रहे थे मतलब 0 0 पे रख रहे थे, तब तो यहीं पे प्रतिबिंब बन रहा था। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। अब जब आप यहाँ थे, अब जब इससे आगे जैसे बढ़ना शुरू किए तो प्रतिबिंब कहाँ भाग रहा है? माइनस इनफाइनाइट की ओर। ओह ओह ओह, क्लियर है? फिर से देख लो, जब आप 0 पे थे, यहाँ पे आए, आप इधर से आ रहे हो, है ना, इधर से आ रहे हो। जैसे ही P पे पहुंचे, P पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? P पे। अब P पे जैसे ही आप P और F के बीच जा रहे हो, तो F के पास में जैसे पहुंचे थे चेक करने के लिए, माइनस इनफाइनाइट मिला, मतलब ये प्रतिबिंब इधर भाग रहा है। इतना क्लियर हुआ आपको? अच्छा, इसके पीछे वाला यदि ग्राफ कंप्लीट करें, पहले इतना लिख लो, फिर हम ग्राफ जैसे पहले बनाए थे ना उसी प्रकार इसको भी बनाते हैं। उसको लिख लेना, ये समझने के लिए है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब ये हटा देते हैं ना, समझ गए जो आप समझाना चाह रहा था यहाँ पे मैं,
है ना। बस यहाँ पे यही समझाना चाह रहा था कि एफ पर जो है ना नेचर बदल जाता है, प्रतिबिंब जो है। अभी पीछे वाले केस में भी हमने देखा अवतल दर्पण के लिए माइनस इनफाइनाइट से सीधा प्लस इनफाइनाइट पे कूद गया था प्रतिबिंब, यहाँ भी तो कूदा। अभी हम इस वाली स्थिति के लिए देखें, अभी आगे वाले के लिए भी देखकर आपको सिद्ध कर देंगे। अब चलो हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं एक्चुअली। देखो, जब आप वस्तु को अनंत से दर्पण की ओर ला रहे हो, यहां लाए, जब आप रखे वस्तु को अनंत पे तो प्रतिबिंब बना फोकस पे। कहां बना प्रतिबिंब? फोकस पे। और जैसे ही इसको आप इसके पास में ला रहे हो, मतलब ध्रुव के पास में ला रहे हो, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? पी और एफ के बीच। याद करो वास्तविक वाले के लिए पी और एफ के बीच बन रहा है, कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये वस्तु की स्थिति है, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब एफ पर। अब इसके पास जैसे ही ला रहे हो आप, तो कहीं भी रख दो, हमने क्या कहा, कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनेगा, मतलब ऐसे। और जैसे पी पे लाए तो पी पर ही बन गया ये। और अब जैसे ही इधर आए आप, वस्तु को इधर लेकर आए, ये वाला क्या है? ये वस्तु है, ये वाली लाइन वस्तु के लिए है। जैसे ही आप वस्तु को लाए पी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बना? पी और अनंत के बीच। क्लियर है? तो ये अगला वाला जो तीसरा केस है, इसमें वस्तु को आपने कहां रखा? पी व प्लस एफ के बीच, मतलब आभासी वस्तु। तो ये वस्तु वाली स्थिति थी। वो दूसरा, दोनों ऊपर वाले केस, चलो उसको भी लिख देते हैं। ये तीसरा केस था। दूसरा में हमने कहाँ रखा था? अनंत, मतलब माइनस अनंत व पी के बीच। थोड़ा जिसको स्लो लग रहा है वो फास्ट स्पीड में देख सकता है। माइनस इन अनंत पे रख रहे थे, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था भाई? एक बार समझ लोगे आप, थोड़ा स्लो ही सही, तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। तो माइनस अनंत तो प्लस एफ पे बन रहा था, और जो माइनस अनंत और एफ के बीच रख रहे थे तो कहाँ बन रहा था? पी और प्लस एफ के बीच। ठीक है। अब जैसे ही वस्तु को आप उधर ले गए, मतलब पी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब भाग गया पी और, ये ध्यान रखना, ये माइनस इनफाइनाइट वाला भाग है ना, ये माइनस इनफाइनाइट। अभी याद करो, जब हम लोग एफ पे रख रहे थे, एफ से थोड़ा सा पहले जो अभी सिद्ध कराया था, तो प्रतिबिंब कहाँ? माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा था। तो प्रतिबिंब पी व माइनस इनफाइनाइट के बीच। देखो, ये वाली स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बन रहा था? आभासी। अरे यार, यहाँ पे लिख लो, फिर ये डायग्राम मैं मेट ही देता हूँ यहाँ पे, है ना, फिर से बनाऊंगा। तो इस स्थिति के लिए कैसा प्रतिबिंब बन रहा था आपका? आभासी। और कैसा बन रहा था? छोटा। यहां पर भी प्रतिबिंब आभासी बन रहा था और बिंदु जैसा अलग बन रहा था। अब यहां के लिए प्रतिबिंब वास्तविक है। ध्यान रखो, ये माइनस इनफाइनाइट पे आ गया ना, ये पी व माइनस इनफाइनाइट के बीच, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। खास बात, वास्तविक। और अब छोटा नहीं बन रहा है, ध्यान है कैसे भागा रहा है, ऊपर भाग रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ? दोनों अगर वास्तविक वस्तु, ये दोनों वास्तविक वस्तु वाली स्थिति है, मतलब अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु वास्तविक थी तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा था। अब अगर वस्तु को हमने आभासी ले लिया तो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना और बड़ा भी बना। अभी एक दो केस में और आगे देखेंगे तो आभासी भी बनेगा। ठीक है, पहले इतना लिख लो, पॉज करो, लिखो। लिख लिया होगा। ये बोर्ड यार छोटा पड़ रहा है, डायग्राम बनाए कि लिखें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले लिख लो पूरा, पहले लिख लो पूरा, फिर डायग्राम में भी समझा देंगे, है ना। तो अब अगर वस्तु को देखो, अब एफ तक ले गए, पी से एफ तक, अब प्लस एफ हुआ प्लस सी के बीच रखो।
पहले लिख लो फिर डायग्राम बना देंगे, है ना, जगह नहीं पड़ रही है यार, क्या करें। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्लस इनफाइनाइट व प्लस सी के बीच बनेगा। हो कैसे आएगा ये? अरे यार अभी f के लिए हमने थोड़ा सा इधर लिया था, 9.99 लिया था, अब थोड़ा सा इधर ले लो, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा समझाने के लिए। देखो यहाँ पर f था, हमने यहाँ पे लिया था 9.99, अब यहाँ थोड़ा ले लो, थोड़ा सा आगे ले लो, मतलब 10.000001। तो अगर फार्मूला है आपके पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से 1/v बराबर 1/f, f का वैल्यू 10 लिया था ना, मतलब प्लस का 10, ये माइनस उधर गया 1/u, u का वैल्यू प्लस का मिला 10.00000001। अब अगर इसको लासा लेके आप सॉल्व करोगे तो ये 10 आया, इधर आया 10.000, कुछ लोगों को लग रहा होगा बार बार वही कैलकुलेशन करा रहे हैं, तो ये प्लस का मिल जाएगा इतना और ये माइनस का 10 मिलेगा। इस बार देखो ये कुछ बड़ा है और ये प्लस है, तो घटाओगे तो ये पॉजिटिव संख्या आएगी और इसको पलटोगे तो इनफाइनाइट मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर लगभग 0 मिल रहा है। तो यहाँ जो v मिलने वाला है प्लस इनफाइनाइट मिलने वाला है, मतलब आप जैसे ही f से आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो इनफाइनाइट, अभी माइनस इनफाइनाइट पे था ना, अब प्रतिबिंब कहाँ भाग जाएगा? प्लस इनफाइनाइट पे, और प्लस इनफाइनाइट से आते 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 जैसे ही सी पे आओगे आप, जैसे ही सी पे आओगे तो प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा? सी पर। माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस एफ से सी पर का है, तो प्रतिबिंब प्लस इनफाइनाइट से सी के बीच आ गया। ग्राफ बनाना चाहें, चलो एक लास्ट स्थिति देख ले, फिर सबका ग्राफ एक साथ देखेंगे। अगली वाली स्थिति, अब सी से आप अनंत चले जाओ, प्लस सी से प्लस अनंत, क्योंकि वस्तु हम लोग वास्तविक ले रहे हैं। तो इस वाली स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा प्लस सी से प्लस एफ के बीच। पहले इतना लिख लो, फिर आते हैं हम लोग वहां पे, है ना, वो ग्राफ बनाएंगे, ज़्यादा मजा आएगा। पहले लिख लो, अभी इस पे भी हम लोग कमेंट करने वाले हैं, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, क्लियर है? पहले पॉज करके लिख लो आप, हमको हटाना पड़ेगा इसको। लिख लिए, चलो। ये कैलकुलेशन किसके लिए थी? ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि जो f है उसके आगे पीछे ग्राफ जो प्रतिबिंब है वो बड़ी अचानक से पलटता है। पलटने का मतलब माइनस इनफाइनाइट से डायरेक्ट प्लस इनफाइनाइट पहुंच जाता है। क्लियर है ना? फील हो गया होगा आपको ये सारी वैल्यू। चलो, इन तीनों पे हम कमेंट कर चुके हैं, आभासी, छोटा बड़ा, इन दोनों पे भी कमेंट कर रहे हैं, है ना। चलो आओ यहाँ पे, ये है अपना उत्तल दर्पण। लाइट को कुछ समस्या है आज, है ना। चलो, हम लोग वस्तु को अनंत से ला रहे थे, अनंत पे तो प्रतिबिंब f पे था, ये है f। फिर जैसे इसको आगे लाते गए प्रतिबिंब बना c और f के बीच, और जैसे p पे लाए तो बन गया प्रतिबिंब p पर, मतलब ये वाली लाइन। वस्तु अगर यहाँ से यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ, समझ गए? अब वस्तु को हम लोग कुदा के उस तरफ ले गए, मतलब आभासी वस्तु ले लिए, कहाँ से? p और f के बीच। तो p और f के बीच थोड़ा सा पहले, तो अभी याद करो माइनस इनफाइनाइट भाग गया था ना प्रतिबिंब, p से कहाँ भाग गया? माइनस इनफाइनाइट। अब देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है, यही है प्रतिबिंब, ये। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक, क्यों? दर्पण के वास्तविक वाले भाग में है, और बड़ा और सीधा। इतना क्लियर? चलो, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वस्तु को और आगे बढ़ाया हमने। यहाँ पर C था, C F और C के बीच में रखें, तो F और C के बीच में जब हमने रखा तो याद करो F से थोड़ा सा आगे गए तो प्रतिबिंब कहाँ भाग गया था? अनंत, प्लस अनंत पे। प्लस अनंत का मतलब क्या? कि प्रतिबिंब कहीं यहाँ रहा होगा, यहाँ अनंत, ये वाली स्थिति अनंत है इसके लिए। और फिर भागता हुआ C पे आया, जैसे ही वस्तु को C पे रखे तो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम। यार एक तो जगह के हिसाब से यहाँ ये लो,
यहाँ पे ले लो इसको, बन गया ना। बराबर लंबाई का मिलेगा, जितना ऊंची वस्तु उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब। ये बराबर बनाना अब एकदम सीधा। अब वस्तु को हम लोग कहाँ ले गए, ये सी से आगे ले गए, सी और प्लस अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ भाग गया, सी से एफ। ये सी है, ये प्लस एफ है, ये वाली लाइन ये बना लो आप। ये वाली लाइन किसके लिए है, वस्तु के लिए, ये वाली लाइन है कहाँ, प्रतिबिंब के लिए। बना लो, फिर ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों पे ये भी कमेंट करना है ना कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, छोटा बड़ा। तो इस पे देखो, इस वाले को, ये जो प्लस इनफाइनाइट से सी के बीच, अब प्लस इनफाइनाइट पे कोई चीज़ बन रही है तो बड़ा तो बनेगा ही, और अगर हम ये कहें बहुत बड़ा बन रहा है तो गलत नहीं कहेंगे, अनंत पे बन रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा। और दूसरी बात, उल्टा और सीधा बताना है तो उसके लिए तो आप ग्राफ से बना सकते हो, नीचे बन रहा है मतलब उल्टा ही होगा। और क्या बताना है, आभासी बन रहा है, कैसा बन रहा है, ठीक है। हमने आपको एक बात ये कही थी कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, यहाँ तो उल्टा हो गया। तो ये वास्तविक वस्तु के लिए हमने वो बातें बोली थी, ये यहाँ पे आभासी वस्तु हो गई ना। अब इस वाले पे अगर कमेंट करें तो इस वाले के लिए प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ जा रहा है, सी और एफ के बीच में जा रहा है, अभी भी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, और बड़ा बन रहा, छोटा बन रहा है ना। अरे देखो, सी पे सी के बराबर था, अब सी से ये घटता जा रहा है ना, छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है और आभासी बन रहा है। लिख लो ये बातें पूरी लिख लो, है ना। देखो, नीट और जेई मेंस में हो सकता है पूछ ले, नीट वालों के लिए तो नहीं पूछेगा, ये बोर्ड वालों के लिए नहीं पूछेगा। एडवांस में क्वेश्चन पूछ ले, फंस जाओगे आप ये पूछोगे कि अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण आभासी वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। गलत हो गया ना, ये वास्तविक बनाया था ना, ये पी और एफ के बीच कहाँ बना था प्रतिबिंब, पी और अनंत के बीच, माइनस अनंत के बीच, मतलब वास्तविक बन रहा था। मतलब ये है, अब देखो सदैव क्या वास्तविक बनाता है, नहीं, वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहाँ बनाएगा, किसके बीच बनाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है ना। पॉज करके कॉपी कर लो, फिर ग्राफ बनाते हैं। पॉज करो, कॉपी करो, कर लिया, ओके। सही कम लग रही है क्या मार्कर में, चलो। तो अब देखो, हमने क्या कहा था वहां पे, जब हम लोग अवतल दर्पण के लिए ग्राफ बना रहे थे तो दो लाइनें लिए थे माइनस एफ के लिए, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला। अब चूंकि उत्तल दर्पण के लिए बना रहे हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इस बार प्लस वाला ले लो, एक इधर लाइन ले लो प्लस यू के हिसाब से, और एक इधर ले लो प्लस वी के हिसाब से, ठीक है। ये ग्राफ बना रहे हैं हम लोग 1/v 1/u के बीच। क्लियर है, यहाँ भी आप समझ गए, वही बनेगा हाइपरबोला। तो अच्छा, यहाँ पर ये जो एक ग्राफ बनने वाला है, ये इसके बीच में बनेगा, और एक वाला ग्राफ 0 से जाएगा, क्योंकि जब वस्तु ध्रुव पे होती है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, ध्रुव पे, और ये टच नहीं करेगा, है ना। देखो, ये वाला पॉइंट क्या होगा, प्लस एफ, ये वाला पॉइंट, इसी प्रकार ये वाला पॉइंट क्या होगा, प्लस एफ। अब देखो, वो जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट प्रतिबिंब जाता था ना, यहाँ से चेक कर सकते हो आप, ये प्लस एफ से थोड़ा सा पहले देखो ये माइनस इनफाइनाइट गया, और प्लस एफ से थोड़ा सा बाद में देखो प्लस इनफाइनाइट गया। इधर की बात करो, ये 0 पे 0 बन रहा था, है ना। और यहाँ क्या है, ये u का वैल्यू, ये माइनस इनफाइनाइट है ना, ये वाला माइनस इनफाइनाइट, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, अनंत के, सॉरी एफ के बीच में,
ये F पर ही तो बनता है। और जब U पॉजिटिव ले रहे हो इधर वाला, ये बन रहा है। अब अगर यहीं पे हम लोग वास्तविक और रियल एक ही हो गया, वास्तविक आभासी पे कमेंट करें, देखो इस वाले भाग के लिए U का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट। और इस वाले ग्राफ के लिए V कैसा है, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव मतलब ये ऊपर है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या, वर्चुअल, मतलब आभासी वर्चुअल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। यहाँ इस वाले ग्राफ की बात करें, इस वाले ग्राफ के लिए U कैसा है, इस दिशा में पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आभासी वस्तु। यहाँ के लिए V का वैल्यू कैसा है, ये नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, रियल इमेज। ये देखो वास्तविक वस्तु के लिए उत्तल दर्पण, सॉरी आभासी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। इस वाले ग्राफ के लिए देखो, तो इस वाले ग्राफ के लिए U का वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, प्रत्येक ग्राफ के लिए पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इसके लिए V का वैल्यू भी पॉजिटिव है, V का वैल्यू भी पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनाता है। ये क्लियर है ना, कहाँ छोटा कहाँ बड़ा कैसे बनाता है, पूरी सारणी आपको याद हो गई। यहाँ से भी कमेंट कर सकते हो, तो पॉज कर लो, कॉपी कर लो। और ये कंप्लीट हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, एकदम कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके क्वेश्चंस अगर आप करना चाहो तो एक दो डिफरेंस बता देते हैं छोटे छोटे, है ना। क्वेश्चंस के रूप में मान लो पूछेगा कि अवतल दर्पण, चलो छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटा दें, क्वेश्चन के रूप में ही कर लेते हैं, 5 मिनट और लग जाएगा और क्या। सवाल कह रहा है कि एक लड़का है अपना चेहरा देख रहा है शीशे में, और तो जब वो आईने को पास रख रहा था ना, तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, मतलब स्पष्ट सीधा देख रहा था वो। और जैसे उसको दूर कर दिया, आईने को क्या किया, वो दूर कर दिया, आईने को दूर कर दिया, तो उसका जो प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। सवाल समझ में आ गया। जब वो अपना चेहरा देख रहा था पास में रख के, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, आभासी। ठीक है, जब पास में रख रहा था, पास में रख के देख रहा था, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, आभासी। और जब वो दर्पण को दूर ले गया, या फिर ये कहो अपने चेहरे को दूर ले गया, तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक। चलो बताओ कौन सा दर्पण है वो जो जिससे चेहरा देख रहा है। तो जब पास में आभासी बन रहा था, दूर ले गए तो वास्तविक बन गया, कौन सा दर्पण है, अवतल है क्या, चेक करो। पास का मतलब क्या, P और F के बीच, यहां ले रहे थे वस्तु, चेहरा देख रहे थे, मतलब वस्तु यहाँ पे थे, आपका चेहरा यहाँ पे था, तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा था, सीधा बन रहा था सामने, यहाँ पे बनता है। और जब चेहरे को दूर ले गए, मतलब वस्तु को दूर ले गए, इधर ले गए ना, तो जब इधर ले जाते थे वस्तु को, तो प्रतिबिंब इधर ही तो बन रहा था, वास्तविक बन रहा था। मतलब ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ऐसा छोटा सा सवाल है, बता दोगे। एक सवाल ऐसे पूछ ले कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहला सवाल समझ में आ गया आपको, छोटा सा है यार, इसको सवाल भी नहीं बोलना चाहिए, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा था कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने उसका उपयोग भी कर सकता है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो कैसे सोचोगे आप, है ना। अब मान लो कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि जो दर्पण है वो आभासी और छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, बताओ कौन सा दर्पण है। 3 विकल्प देगा, चलो 4 विकल्प दे दिया, अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल, चौथा क्या है, नन ऑफ अबव, ऊपर में से कोई नहीं। क्या बोलोगे आप। आभासी प्रतिबिंब देखो अवतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है, समतल भी बनाता है। समतल बराबर लंबाई का बनाता है, उत्तल छोटा बनाता है, अवतल बड़ा बनाता है। कुछ ना कहे तो हम वास्तविक वस्तु लेंगे, है ना। तो ये वास्तविक वस्तु के लिए ही बात कर रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक वस्तु का समतल दर्पण बराबर लंबाई का बनाता है, उत्तल छोटा बनाता है, अवतल बड़ा बनाता है। तो आंसर क्या हो गया,
उत्तर। यहीं पे बोल देता कि आभासी प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाता? और तो सीधी बात। अगर यही बोल देता बराबर आकार का, तो समतल। समझ गए आप, है ना। तो अब इसके सवाल कर सकते हो आप, और इसके सवाल की प्रैक्टिस करो कि वस्तु कहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, आवर्धन कैसा है, उसका परिमाण कैसा है, ये सारी बातें आप अब बता सकते हो, है ना। तो आज के पार्ट में बस इतना ही।